नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सुप्रिया जी फिर से एक बार मेरे साथ हैं और आप व्यस्त हैं आजकल, चूंकि एक बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई है जिसमें कि राहुल गांधी जी को संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया, जब उनकी सूरत के कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई। सबसे पहले मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं, आप चूंकि राहुल गांधी जी इसमें मिलती हैं, कितना बड़ा झटका है ये राहुल गांधी जी के लिए और आप कांग्रेस पार्टी के लिए? मुझे लगता है ये संजीवनी है। झटका तो बड़े दूर की बात है। और अगर मैं राहुल गांधी जी को थोड़ा भी किंच मात्र भी जानती हूं तो इससे उनको और ऊर्जा मिलेगी, इससे उनको और शक्ति मिलेगी और अब वो और पुरजोर तरीके से और प्रखर तरीके से इससे लड़ेंगे। अगर मैं उनको थोड़ा बहुत भी जानती हूँ, उन्होंने छेड़ दिया है और मुझे लगता है उन्होंने पूरे विपक्ष को छेड़ दिया है। और इसलिए छेड़ दिया है क्योंकि देखिए, तानाशाही एक जगह होती है, हमारे मतभेद एक जगह हो सकते हैं, आपकी पुलिस ईडी एक जगह हो सकती है। अब तो आप मैंडेट का भी मर्डर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का लोकसभा सदस्यता खत्म करना सीधा सीधा प्रहार है मैंडेट पर। और यह सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि राहुल गांधी जी ने मोदी और अडानी की कलई खोल के रख दी थी लोकसभा में अपनी 7 फरवरी की स्पीच में, जहां पर उन्होंने मोदी और अडानी के संबंधों पर सवाल दागे थे और उन्होंने सवाल पूछा था। और आज जैसा उन्होंने कहा, ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए अडानी के पास, इसका जवाब नहीं ढूंढना चाहते। और आपको पता था कि राहुल गांधी जी की अगली स्पीच जो है वो अडानी पर होगी। मोदी जी की आंखों में डर था और वो बौखलाहट, राहुल जी कहते हैं मैंने वो पैनिक देखा है। तो ये उसका नतीजा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पुलिस, अपना प्रशासन, अपनी संस्थाएं, लोकतंत्र में जो मर्यादा है उसको तिलांजलि दे देते हैं, तब वो शख्स आपसे जैसे लड़ता है, वो लड़ाई अब लंबी होगी और वो लड़ाई प्रखर होगी। मैं एक छोटी सी चीज यहां पे जरूर कहना चाहती हूं, क्योंकि 16 मार्च की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी मैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी। 16 मार्च को राहुल जी ने कहा था कि मैं सांसद हूं और सदन में बोलना मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं सदन में बोलूंगा। उन्होंने 2 बार स्पीकर से लिखकर और 1 बार मिलकर टाइम मांगा बोलने के लिए और उनको वो टाइम नहीं मिला। और उन्होंने बोला था 16 मार्च को, एंड आई विल कोट हिम वर्बैटिम इन इंग्लिश एंड देन टॉक इन हिंदी। उन्होंने कहा था, इफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज फंक्शनिंग आई विल बी अलाउड टाइम टू स्पीक। इंडियन डेमोक्रेसी इज ऑन टेस्ट हियर। अगर भारत का लोकतंत्र प्रभावशाली तरीके से काम कर रहा होगा तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा और ये भारत के लोकतंत्र का इम्तिहान है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि 8 दिन बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका तो नहीं मिला, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और भारत का लोकतंत्र बुरी तरह से फेल हो चुका है। यह बात जनता को समझनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी को लोकसभा में रहना या ना रहना जरूरी नहीं है मोदी से लड़ने के लिए। उन जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वो सदन में रहे या ना रहे, लेकिन ये लोगों को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी का सदन में रहना और ना रहना क्या अंतर है। क्योंकि राहुल गांधी की तरह कोई आंख में आंख डाल के मोदी जी से अडानी पर सवाल नहीं पूछ सकता है। राहुल गांधी की तरह आंख में आंख डालकर कोई चीन पर बात नहीं कर सकता है। राहुल गांधी की तरह न बेरोजगारी पर न महंगाई पर इस सरकार को घेर सकता है। आपके हक, आपके लोकतंत्र, आपके देश की बात राहुल गांधी की तरह दूसरा कोई व्यक्ति सदन में नहीं कर सकता और इसको कहने में मुझे किंच मात्र भी संशय नहीं है। तो ये देश के लोगों को भी निर्धारित करना है कि राहुल गांधी जी का सदन में होना या ना होना आपके लिए क्यों हानिकारक है। राहुल गांधी जी को तो अब खुला आजादी है, उनके पास तो लाइसेंस है, अब तो वो बाहर जो मन आएगा कहेंगे और आपके पीछे पढ़कर आपसे सच उगलवाएंगे। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि क्या राहुल गांधी जी का सदन में ना होना इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खिलवाड़ नहीं है। जी नहीं, मैं पिछले 3-4 दिनों में जितने लोगों से भी मैंने बात की है और या जिन लोगों से मैं मिला हूं, वो चाहे भाजपा के विरोध में हो या भाजपा के पक्ष में हो, ये लोगों को पता है कि राहुल गांधी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया गया। डायरेक्टली करते तो और शायद साफ साफ होता, तो एक कानूनी दाव पेच फंसा के वहां से 2 साल की सजा करवाओ और इसको डिस्क्वालीफाई कराओ, वो सबको पता है। लेकिन मैं एक बात मेरे मन में है कि क्या आप कहीं तैयार नहीं थे या आप कॉम्प्लिसेंट थे? कि देखिए, उसका एक कारण भी है, मैं 1 सेकंड का समय लूंगा। जनरली अभी तक राजनीति में ऐसे होता नहीं था कि किसी को दाव पेच फंसा के उसको डिस्क्वालीफाई करा दो। ये नया ट्रेंड है। ये आजम खान जी के केस में हमने देखा वही। तो क्या आप कॉम्प्लिसेंट थे, आप नहीं तैयार थे इसके लिए, झटके के लिए? क्योंकि आपको अगर था तो आप तुरंत ही सेशंस कोर्ट में अपील करते, हाई कोर्ट में अपील करते। तो ये क्या मैं
जी हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल भी भाजपा पूछ रही है। मैं आपको बता दूं, ये बड़ा अचंभित करने वाला है कि भाजपा के प्रवक्ता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो पूछते हैं वहां से, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रही? अरे मान्यवर, आपके कहने से थोड़ी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। मैं जनता के लिए समझा दूं, क्योंकि जनता के लिए हम जवाबदेह हैं। ये एक लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हम इस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ सेशंस कोर्ट जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हम सेशंस कोर्ट जा सकते हैं। ये फैसला 168 पन्ने का गुजराती में लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट होने में भी टाइम लग रहा है, सैटरडे संडे पड़ गया है, अपील दायर नहीं हो पाई है, वो हो जाएगी टाइम से। लेकिन जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो लीगल लोगों पर छोड़ दीजिए, वो मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा बड़े लीगल्स तो कहीं नहीं है, तो वो कर लेंगे अपना काम। आपने ये जो बात कही ना कि क्या हम कंप्लेसेंट थे, हम बिल्कुल कंप्लेसेंट नहीं थे, हम तैयार थे। लेकिन कुछ तारीखें समझ लीजिए, मेरा न्यायपालिका में वाकई में अटूट विश्वास है, ये सिर्फ मैं यहां पर इफेक्ट के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन कुछ तारीखें समझनी और सुननी जरूरी है। अप्रैल 2019 में कोलार कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने यह वक्तव्य दिया, जहां पर उन्होंने चोर को चोर बुलाने का कलेजा दिखाया। क्या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी चोर नहीं है? और क्या भाजपा इनका बचाव करके ये प्रूफ नहीं कर रही कि ये चोरों का बचाव कर रही है? पहली बात। खैर, अप्रैल 2019 में ये दिया, 2020 में उनको पर्सनल अपीयरेंस होकर गुजरात के सूरत के इस कोर्ट में उन्होंने अपना वक्तव्य भी दे दिया। पूर्णेश मोदी जो भाजपा के अब मंत्री हैं, विधायक हैं गुजरात में, वो इसमें याचककर्ता बने। याचककर्ता बनकर वो इस मामले में सूरत कोर्ट में थे। एकदम से वो हाई कोर्ट अहमदाबाद के पहुंच गए। मजिस्ट्रेट दवे इस केस को सुन रहे थे, केस के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का टाइम आ गया था। वो अहमदाबाद के हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे इस केस पर स्टे लगा दिया जाए। केस पर स्टे लग गया। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी सदन में अडानी के खिलाफ एक वक्तव्य देते हैं, मोदी जी की पूरी कलई खोलकर रख देते हैं। 7 फरवरी को याद रखिएगा। मजिस्ट्रेट बदल जाता है, मजिस्ट्रेट दवे चले जाते हैं, मजिस्ट्रेट वर्मा आ जाते हैं सूरत के कोर्ट में। यहां पर याद रखिएगा 7 फरवरी का राहुल जी का वक्तव्य। 16 फरवरी को 9 दिन के अंदर पूर्णेश मोदी अहमदाबाद के हाई कोर्ट जाते हैं, जो स्टे अपने एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मुझे स्टे एप्लीकेशन नहीं चाहिए, स्टे हटा दीजिए। स्टे हट जाता है। 7 फरवरी, 16 फरवरी, 22 फरवरी को फिर से ये मुकदमा शुरू हो जाता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं इसमें और जजमेंट रिजर्व कर दिया जाता है। 23 मार्च को जजमेंट आ जाता है, 1 महीने से कम में, और जजमेंट में आता है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी गई। जो मैक्सिमम पनिशमेंट था वो दिया गया है। 1 साल 11 महीने 29 दिन होता तो राहुल जी की सदस्यता ना जाती, लेकिन पूरे 24 महीने 2 साल दिया गया, जो अनप्रेसिडेंटेड है। ये मैं सिर्फ लोगों के सामने तथ्य रखना चाहती हूं और वो डिसाइड करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय संगत है और क्या न्याय संगत नहीं है। ये सिर्फ मैं लोगों की जानकारी के लिए, ये महज संयोग था, ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस थे। पहले आप स्टे लेते हैं, जज बदल जाता है, आप स्टे विड्रॉ कर लेते हैं, यहां स्पीच होती है, वहां केस चलता है, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। ऐसे तमाम केसेस हैं जहां पर एमएलएस कन्विक्टेड है, एमपी कन्विक्टेड है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी जी का हो जाता है। ये इस देश की जनता को पूछना है कि इस बात की, किस बात की सजा मिली है? सजा नहीं मिली है। राहुल गांधी जी अडानी पर अगले बार सदन में ना बोले, इसके लिए मोदी जी ने पूरी कार्यवाही की है। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन उस बीच जो भी स्वांग रचना है ये रच ले। ये देश भी तो देखे कि आखिर कितने घबराए, कितने बौखलाए हुए हैं। ये इनकी आंखों में डर नजर आता है। इन दिनों में मैंने भी कुछ सीनियर वकीलों से बात की, हमारे शोज पे लोग आए हैं, उसमें इस केस में बहुत सारे झोल हैं। मेंटेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, लोकस स्टैंडी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसपे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मुकदमा चला कैसे और सजाई ऐसी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, मैं उस पर आप बताइएगा उसकी क्या समस्या है। और थोड़ी देर के लिए मैं एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर मान लीजिए रिलीफ नहीं मिलती है थोड़ी देर के लिए राहुल जी को, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलती है, तो क्या प्लान है राहुल जी का? क्योंकि 8 साल का लंबा वक्त है उनके पास जब वो सदन में नहीं जा सकते हैं।
राहुल गांधी जी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा? राहुल गांधी जी ने तो संशय छोड़ा ही नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा मुझे जिंदगी भर के लिए डिस्क्वालीफाई कर दे, मुझे जेल में डाल दे, मैं सच बोलूंगा और मैं सवाल पूछूंगा कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आए कहां से? वो चीनी व्यक्ति कौन है जो इससे संबंधित है? उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? सरकार क्यों नहीं जानना चाहती है? राहुल गांधी जी तो तैयार है जेल जाने के लिए, ये क्या डराएंगे उनको? आपने मुझसे जो सवाल पूछा उसमें मैं 2-3 बातें ऐड कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, जितनी इस पर चर्चा हो अच्छा रहेगा। राहुल गांधी जी ने सदन में कोई वक्तव्य दिया, उस पर क्या होता है, मुझे आगे क्या होगा ये हम देखेंगे। राहुल गांधी जी ने वक्तव्य कर्नाटक में दिया था, ये केस सूरत में चला। मजिस्ट्रेट देखता है अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया, नीरव मोदी का लिया, ललित मोदी का लिया और नरेंद्र मोदी का लिया। पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया गया। उनका क्या लोकस स्टैंड है इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता बनने का? तीसरी बात, और यह जरूरी बात है, कोई भी राजनेता या कोई भी छोटा नेता भी जब इलेक्शन के दौरान स्पीच देता है तो एलआईयू और पुलिस उस स्पीच को पूरी तरह से सुनती है, उसकी तफ्तीश होती है। कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, नॉट अ सिंगल वेरिफिकेशन एट ऑल। पुलिस की कार्रवाई ही नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली कि क्या न्यायपालिका इस तरह से चलेगी कि एक जज के जाने के बाद स्टे लगता है, दूसरे जज के आने के बाद वो हटा दिया जाता है? ये बहुत सारे लूप होल हैं आपस में, बहुत सारे लूप होल है कि अनप्रेसिडेंटेड, पहली बार 2 साल का। राहुल जी कोर्ट में एंटर कर रहे थे और उनको कन्विक्शन ऑर्डर सुनाया जा रहा था। अरे अंदर आने का तो इंतजार कर लेते, ऐसी क्या तत्परता थी? खैर, वो क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूं। आपने जो दूसरा सवाल पूछा वो ज्यादा जरूरी सवाल है, और वो सवाल है कि राहुल गांधी जी क्या करेंगे। मेरा अपना मानना है कि सत्ता की जरूरत इस समय नरेंद्र मोदी को है, और इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो संसाधन नहीं होंगे, संस्थाएं नहीं होंगी, आप लोगों को डराइएगा कैसे? आप किसके घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजिएगा? अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो आप राहुल गांधी जी की सदस्यता कैसे रद्द करिएगा? अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी तो आप सदन के माइक कैसे बंद करके सदन को म्यूट कर दीजिएगा? सत्ता की जरूरत आपको है अडानी को बचाने के लिए। सत्ता की जरूरत इस समय राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और जो अनप्रेसिडेंटेड उसका सक्सेस था, जो उसकी सफलता थी, जो अजनबी हमारे साथ उठ के खड़े हो गए, उसी से भाजपा घबराई हुई थी और ये मौका तलाश रही थी, ये स्वांग रचा जा रहा था। थोड़ा सा रिवाइंड करिए, 1 महीने पहले जाइए। जो बददिमाग इनके एमपी हैं, जो सदन में घुसने लायक लोग नहीं और दुर्भाग्य है कि वो सदन में बैठे हुए हैं, जो महिला सांसदों को वेश्या बुलाते हैं, वो सारा स्वांग रचा जा रहा था, इनकी सदस्यता लो, इनकी सदस्यता लो, इनकी सदस्यता लो। वो क्यों हो रहा था? एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। और उसके बाद भी जो बेवकूफी की बातें ये लोग कर रहे हैं, जो उसको जाति पर ले जा रहे हैं, अरे चोर को चोर कहने का तो हौसला रखो। सवाल सिर्फ एक है कि नीरव मोदी, ललित मोदी या मोदी जी के मेहुल भाई आपकी आंख में धूल झोंक कर लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर कर इस देश से भगोड़े घोषित हो गए। आप हाथ मलते रह गए, आपको उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने उनका नाम क्यों ले लिया? आप इससे बिफरे हुए हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। अडानी को बचाना है, इसीलिए राहुल गांधी निशाना है। जी, राहुल गांधी जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वो काफी एग्रेसिव लग रहे थे, शायद पहले से ज्यादा एग्रेसिव अब दिख रहे थे। लेकिन किसी एक कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को डिस्क्वालीफाई कर देने के बाद जो सड़कों पर जो हमें रोष दिखना चाहिए था, वो मुझे ईमानदारी से नहीं दिखा है। संगठन जो भी हो, लेकिन उतना वैसा वाला जोश दिखा नहीं। ठीक है, कुछ स्टेट में हुए हैं प्रदर्शन, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी बड़ी पार्टी में इतने बड़े नेता को डिस्क्वालीफाई किया था, तब तो पूरी पार्टी सड़क पे होनी चाहिए थी। वो नहीं दिख रहा है। देखिए, 2-4 चीजें हैं इसमें। हम कांग्रेस हैं और हम सब लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं। वो राहुल गांधी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वो राहुल गांधी जो एक बूढ़ी औरत को गले से लगाते हैं, वो राहुल गांधी जिसके सामने अगर आप बोलते हैं कि मुझे इससे बहुत नफरत है, वो कहते हैं नफरत मत करो, प्यार किया करो ना, उनसे सीखो, नफरत क्यों करनी है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं बहुत गुस्से में थी किसी के लिए, मैंने कहा आई रियली हेट देम, उन्होंने कहा हेट क्यों कर रही हो? और ये पर्सनल 1-on-1 बात हो रही है। लर्न फ्रॉम देम, डोंट हेट देम। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है वो कल्चर जो है, हम सड़कों पर उतर के उपद्रव शायद ना कर रहे हो, लेकिन हर कांग्रेसी के मन में
हर कांग्रेसी के हृदय में जो आघात हुआ है इसका, और जो आम जनता को समझ में आ रहा है। देखिए, कांग्रेसी सड़क पे उतरे ना उतरे, क्या प्रदर्शन करें क्या ना करें, वो अपने आप में एक अलग विषय है, वो अलग डिबेट है। लेकिन आम जनता को क्या लग रहा है, लोगों को क्या लग रहा है, राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? और मेरा अपना मानना है, हर व्यक्ति को यह अन्याय समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में आप कांग्रेस की बहुत सारी कार्रवाइयां देखिएगा, चाहे वो सत्याग्रह करने की बात हो या रैलीज हो या तमाम और चीजें हो, आप देखिएगा। और मुझे लगता है एक हफ्ते भर बाद अगर हम इस पर बात करेंगे तो शायद ज्यादा इस मुद्दे पर पर्टिकुलरली ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिस्कशन हो पाएगा। मैं बहुत सारी बातें शायद खुलकर अभी नहीं कह सकते। जी नहीं, उसका भी एक विश्लेषण हम लोग जरूर करेंगे। एक और बात हुई कि विपक्ष एक जोर से खुल के सब लोग राहुल गांधी के समर्थन में, सिवाय दो लोगों के, एक मायावती जी और एक ओवैसी जी, उनकी बात बाद में करेंगे। लेकिन ये तो ठीक बात है कि सबको ये लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही अब केस हाथ से निकलता जा रहा है। केजरीवाल जी के दो दाहिने बाएं हाथ जो है, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, जेल में हैं। किस पार्टी के बड़े नेता जेल में नहीं है? अगर जेल में नहीं है तो या तो सरेंडर किए हुए हैं या तलवार लटक रही है। ये तो दिख रहा है कि विपक्ष साथ आ रहा है, लेकिन अब ये धरातल पे कैसे उतरेगा, कब उतरेगा, कौन इसको लीड कर रहा है? मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऐसा शायद ही कोई पॉलिटिकल फिगर इस कंट्री में होगा विपक्ष में जिसने इस बात की निंदा नहीं करी है, जो हमारे समर्थन में नहीं खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो मैं रिपीट करती हूं, हम उनके बड़प्पन का, हम उनके सहयोग का स्वागत करते हैं और हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। मेरा अपना मानना ज्ञानेश जी ऐसा है कि एक साल पहले कोई विपक्षी एकता नहीं होती है। हर व्यक्ति को अपना स्टेट देखना है, हर व्यक्ति को अपने कास्ट कॉम्बिनेशंस देखने हैं, हर व्यक्ति को अपने वोट कॉम्बिनेशंस देखने हैं। विपक्षी एकता मोटे तौर पर है। मोटे तौर पर अगर 18 पार्टी रोज सदन में एक साथ मिलकर रणनीति तय कर रही है कि हम आज राज्यसभा में क्या करेंगे, हम आज लोकसभा में क्या करेंगे, 18 पार्टीज मिल रही हैं और रोज मिल रही है, रोज तस्वीरें आ रही हैं, तो ये विपक्षी एकता का सबूत है। एक ये भी जुमला है कि विपक्ष जो है वो बटा हुआ है। आप एक दूसरे पर प्रहार करिएगा, आप एक दूसरे के खिलाफ भी बोलिएगा, क्योंकि कई जगह आप एक दूसरे के खिलाफ लड़िएगा, लेकिन जब बड़ा चुनाव आ जाता है, जब बड़ी बात आ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आज विपक्ष का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में जरा सा भी यह संदेह है कि 2024 में मोदी जी को भगाना है, 2024 में विपक्ष को जिताना है, 2024 में भारत को फिर से न्याय के, सौहार्द के, प्रेम के रास्ते पर लाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग, जो विपक्ष पार्टी है, वो लोगों की भी बात समझ रही है। आज लोग आपको पुश कर रहे हैं एक साथ आने के लिए। अगर विपक्ष के नेता इस बात की निंदा कर रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल उनका नैतिकता है, उनकी नैतिक धुरी है कि वो निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट बैंक भी उनको पुश कर रहा है ये निंदा करने के लिए कि इतने बड़े नेता के लिए और ये कोई राहुल जी के ऊपर कोई पर्सनल आक्षेप नहीं है, ये राहुल जी ने कोई पर्सनल गलत चीज नहीं करी है, ये अडानी की वजह से जो उनके साथ हो रहा है ये सारा देश देख रहा है, विपक्ष भी देख रहा है। तो मुझे लगता है विपक्ष मोटे तौर पर एकजुट है। जैसे जैसे समय पास आएगा बहुत सारे समीकरण बनते हुए देखेंगे। आपने दो लोगों का नाम लिया और मैं उन दो लोगों पर स्पेशली ये कहना चाहती हूं कि हम आपको क्या बेनकाब करेंगे, आप खुद ही अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। आप किसके साथ हैं, खड़े किसके साथ हुए हैं, बैठ किसके निर्देशों पर रहे हैं, किसकी निंदा करते हैं, किसकी नहीं करते, ये आपके खुद ही के कृत्य बता रहे हैं। तो हमें आपको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आपने अपने आप को बेनकाब कर दिया है, आपके वोटर आपको आपसे पहले बेनकाब करेंगे। जी, अब चूंकि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है और अब वो एमपी नहीं है, तो ऐसा मुझे पता चला कि उनको घर खाली करने का भी नोटिस मिला हुआ है। और अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक स्पीच में कहा था कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। तो घर खाली करेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके घर में रहेंगे अब? नहीं, मुझे नहीं पता कि अभी नोटिस मिला है कि नहीं, लेकिन वो भी आ जाएगा। जैसे लोगों ने कहा डिस्क्वालीफाई हो गए, हमें आशंका नहीं, हमें विश्वास था कि वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, और ये भी पता था 24 घंटे के अंदर करेंगे। क्योंकि जब आदमी गिरता है ना, आदमी की जो गिरने की कोई सीमा नहीं होती, और ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि हमें पता था ये ऐसा करेंगे। बिल्कुल घर खाली कराने की भी नोटिस आएगी, वो प्रोटेक्टी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका जी भी प्रोटेक्टी थी। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल जी का भले कोई घर ना हो, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहेंगे कि वो उनके घर में रह जाए। मुझे नहीं पता वो कहाँ जाएंगे, ना हमने डिस्कशन किया, ना हमें पता है, लेकिन
वो बड़ी तत्परता से खाली कर देंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। जी नहीं, चलते चलते एक मैं आपसे हिंदुस्तान उनका घर है, ये पूरा देश उनका घर है, और वो किसी के भी घर जाके रह जाएंगे और लोग खुशी खुशी उनको रख लेंगे। नहीं बिल्कुल, और मैं एक आपसे कैंडिड आंसर चाहता हूं कि जब इनको ये मतलब सजा हुई और आप पहली बार राहुल जी गांधी जी से मिली, तो क्या उनके मतलब कैसे थे वो? आप ईमानदारी से बताइएगा, वो जरा भी विचलित थे या क्या कहा उन्होंने आपसे? मैं आपको, अच्छा सवाल आपने पूछा है मुझे नहीं पता मुझे कितना ये बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूं कि जब मैं उनसे मिली और उन्होंने जो कहा, उसके बाद मैंने अपने मिलने वाले से क्या कहा, मैं आपको वो बता सकती हूँ। मैं चलिए उनसे वही मिलकर बता। निकली, मैं उनसे हाँ। मिलकर निकली और फिर मैं अपने किसी जानने वाले मित्र से मिली और मैंने कहा बॉस, बंदे में दम है यार, क्या बंदा है, मतलब हंस रहा है, यू नो, जरा सा भी विचलित नहीं है। एक, और ये स्टेज पर बैठ के नहीं बोल रहे हैं लड़ूंगा, अलग से बोल रहे हैं, आप उनसे वन ऑन वन मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लड़ना है, देश के लिए लड़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, सच बोलने की अगर ये कीमत है, मैं हर कीमत अदा करने पर तैयार हूं। तो मैंने, इसी तरह की बात हुई थी और मुझे ऐसा लगता है कि विचलित शब्द तो मैंने शायद उनकी डिक्शनरी में देखा नहीं है। और मैं अगर थोड़ी सी आपको पर्सनल बात बता सकूं तो मैं ये जरूर कहूंगी, मैंने अपने पिताजी को बहुत लड़ते हुए देखा है और उनका भी जीवन बहुत स्ट्रगल का था और मैंने उनको जमीनी तौर पर लड़ते हुए देखा। और जिस दिन ये जजमेंट आया कि उनको 2 साल की सजा हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि सरकार डिस्क्वालीफाई करेगी, ये तो प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी थी, मैं वाकई में बहुत दुखी थी और बहुत कम होता है कि कोई चीजें मेरा गला रुंधा दे या मेरा गला भराए या मेरी आंखों में आंसू आ जाए। और मुझे लगा कि क्या सच बोलने की ये कीमत है। और ज्ञानेश जी, मैं आपसे जाते जाते एक बात कहूंगी, बहुत सारे लोग इसको इंडियन डेमोक्रेसी का टेस्ट बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको राहुल गांधी की परीक्षा बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको कांग्रेस की परीक्षा बता रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कुछ शाश्वत सच होते हैं, कुछ एक हमारी नींव है, और अगर राहुल गांधी के साथ न्याय नहीं हुआ तो वो नींव हिल जाएगी। जब मैं बड़ी हो रही थी या मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं समझाती हूं तो हम यही बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हर हाल में सच बोलो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, किसी से डरो मत। यही बातें मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ाकर सिखाकर मैं बड़ी हुई, यही बातें मैंने अपने बच्चों को सिखाई। आज अगर ऐसा नहीं होता है तो ये टेस्ट ऑफ शाश्वत सच भी है, जिसके आधार पर हमारा जीवन है, जिसके आधार पर मेरा वजूद है। तो ये तो मेरे लिए इन शाश्वत सच का भी परीक्षण है और मेरा अपना मानना है कि हम विजयी जरूर होंगे। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी के साथ ये देश न्याय करेगा। न्यायपालिका, सरकार, मीडिया, संस्थाएं, ये सब बहुत छोटी बातें हो जाती हैं। जिस दिन ये देश मन बना लेगा, राहुल गांधी के साथ वो न्याय होगा कि आने वाली पीढ़ियां समझेंगी कि सच की ताकत क्या होती है। मेरे लिए थोड़ा सा ये पर्सनल विषय है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दिस इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दिस इज द टेस्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑन विच वी हैव लिव्ड आवर लाइव्स, एंड आई डोंट थिंक दोस फंडामेंटल्स आर वीक, आई थिंक दोस फंडामेंटल्स विल विन। नहीं, ये तो मेरा भी मानना है कि ये प्राकृतिक न्याय है। ये सत्ता आती जाती रहेगी, सत्ता आएगी जाएगी, बहुत से लोग आएंगे। जाते जाते मुझे जावेद अख्तर साहब की एक बात बहुत पसंद आई, किसी उन्होंने इंटरव्यू में कहीं कहा था कि इतिहास जब लिखा जाता है तो अगर आप गलती से एक की जगह 2 पन्ने पलट दें तो 150-200 साल निकल जाते हैं। तो ये 10-15 साल 20 साल का किसी का टेनर रेजिम आता है, चला जाता है, लेकिन सच तो हमेशा रहेगा, वही शाश्वत है और उसकी जीत जरूर होगी। ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। देर रात हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद, थैंक यू।